नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, तो सबसे पहले मेरे भगवान से यही प्रार्थना है अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए और जो भी मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हो कि आप सभी लोग सुरक्षित हों, अपने घर परिवार में अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हो, किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। और चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का इस चैनल का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा ये सोचना है दोस्तों कि मैं अभी जैसे हमारा लॉकडाउन चल रहा है, हम बाहर साइट पे नहीं जा सकते अपने वीडियोस बनाने के लिए या अपने वर्क को आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली कुछ लोग को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स को तैयारी करने के लिए। तो मेरा आप सभी से ये अनुग्रह है, जो भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस टाइम को आप प्रॉपरली यूज़ करें और अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। यही मेरी दुआएं हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़ एंड इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। तो जो ऑप्शंस हैं, बियरिंग, शाफ्ट, स्टेटर कोर एंड नन ऑफ दिस। तो जो आंसर है दैट इज स्टेटर कोर। तो स्टेटर कोर जो है सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है, द फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ यूजली मेड ऑफ। मतलब इंडक्शन मोटर की जो फ्रेम होती है वो जनरली किसकी बनाई जाती है? ऑप्शन सिलिकॉन स्टील, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा ब्रॉन्ज। तो जो इंडक्शन मोटर्स की फ्रेम्स हैं वो कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर बी है, कास्ट आयरन। आप दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, द शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ मेड ऑफ। जो इंडक्शन मोटर्स की शाफ्ट होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है? तो स्टिफ, फ्लेक्सिबल, मतलब किस तरीके की, हॉलो या एनी ऑफ। तो इसमें स्टिफ इज़ द राइट आंसर। तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्टिफ इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, चौथा जो क्वेश्चन है, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज़ मेड ऑफ। जो शाफ्ट होती है इंडक्शन मोटर की वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो जो ऑप्शंस हैं, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और कास्ट आयरन। तो इसका जो आंसर होता है वो कार्बन स्टील इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, इन एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज़ जनरली। मतलब जो इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो जनरली कितनी होती है? तो ऑप्शंस जो हैं, लेस देन 1%, दूसरा ऑप्शन 2%, तीसरा ऑप्शन 1.5% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4%। तो इसका राइट आंसर जो है लेस देन 1% होता है। देन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इन मीडियम साइज्ड इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड। मीन्स अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था कि स्मॉल साइज की जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्लिप कितनी होती है, और जो ये क्वेश्चन है इसमें मीडियम साइज़ की। तो जैसे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ए ऑप्शन में 0.04, बी ऑप्शन में 0.4, सी ऑप्शन में 4% एंड डी ऑप्शन में 14%। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4% होता है मीडियम साइज़ के इंडक्शन मोटर में। तो राइट आंसर 4%। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ नहीं बदलती है? ये अधिकांश क्वेश्चन जो होता है ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है, ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर्स एंड सब स्टेशंस के बारे में। तो इस पर आप ध्यान रखिए कि करेंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ अबव। तो क्या चीज़ नहीं बदलती? तो जैसे आप जानते हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन में वोल्टेज तो चेंज होता ही है, करंट भी उसमें चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं चेंज होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रीक्वेंसी। एंड इसमें एडिशनल मैंने एक और आंसर लिखा हुआ है कि अगर फ्रीक्वेंसी की जगह आपको पावर या फ्लक्स पूछा जाए तो दैट इज़ आल्सो अ राइट आंसर। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है, पावर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका आंसर पावर भी हो सकता है, इसमें पावर नहीं बदलता है। और अगर फ्लक्स दिया है तो फ्लक्स भी इसमें चेंज नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर फ्रीक्वेंसी के अलावा आपको पावर या फ्लक्स ऑप्शन है तो यू हैव टू टिक पावर और फ्लक्स। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस है। इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। मीन्स जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में, जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइमरी में एसी करंट दिया जाता है
और सेकेंडरी में वो कैसे डेवलप होती है। तो प्रिंसिपल तो आपको पता ही होगा कि वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और जो मेरा एक वीडियो है ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसमें आप देखेंगे तो कोर के थ्रू फ्लक्स मूवमेंट होते हैं और ये फ्लक्स के रूप में प्राइमरी टू सेकेंडरी में मूव होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे आप ऑप्शंस देख रहे हैं, थ्रू कूलिंग कॉइल, थ्रू एयर, बाय द फ्लक्स एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है बाय द फ्लक्स इज द राइट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो जैसा ये क्वेश्चन भी ट्रांसफार्मर रिलेटेड है, आ ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू, मीन्स ट्रांसफार्मर कोर को जो लेमिनेशन करते हैं वो क्यों करते हैं। तो इसमें जैसे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि रिड्यूसिंग हिस्टैरिसीस लॉस, रिड्यूस एडी करंट लॉस, तीसरा है रिड्यूस कॉपर लॉस और चौथा है रिड्यूस ऑल ऑफ द अबव लॉसेस। तो जब भी लेमिनेशन की बात आएगी दोस्तों, तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि लेमिनेशन करके हम एडी करंट लॉसेस को कम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो दोस्तों इसको टिक कर लीजिएगा। अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेमिनेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड ऑन। जो ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन होती है वो किस पे डिपेंड कर जाती है। तो जैसे कि ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, गेज ऑफ लेमिनेशन, साइजेस ऑफ लेमिनेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी चेंज होगा तो वाइब्रेशन तो इफेक्ट होगा ही। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब आपके टाइटनेस पे भी डिपेंड करेगा, लेमिनेशन की गेज पे भी डिपेंड करेगा एंड साइज ऑफ लेमिनेशन पे भी वाइब्रेशन डिपेंड करेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी ट्रांसफार्मर के ऊपर ही है, द नो लोड करंट ड्रान बाय ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल लोड करंट। मतलब फुल लोड करंट का नो लोड जो होता है, नो लोड करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई लोड ना हो तो वो फुल लोड करंट का कितना होता है। जब उस पर पूरा लोड दिया जाता है तो उसका कितना परसेंटेज होता है। तो जैसा कि ऑप्शन है 0.2, 0.5, 2 to 5%, 12 to 15% एंड 20 to 30%। तो इसका जो राइट आंसर है 2 to 5% के बीच में होता है। फुल लोड का 2 to 5% जो होता है उस ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है। अब आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पाथ ऑफ आ मैग्नेटिक फ्लक्स इन आर ट्रांसफार्मर शुड हैव। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है वो किस तरफ होता है। ऑप्शंस में जैसे आप देख रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस की तरफ, हाई रिलक्टेंस की तरफ, लो रेजिस्टेंस की तरफ, लो रिलक्टेंस की तरफ। तो दोस्तों जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आएगी तो वो लो रिलक्टेंस की तरफ मूव करेगा। मतलब जिस तरफ जैसे हमारा करंट जो होता है लो रेजिस्टेंस की तरफ मूव करता है, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है तो वो लो रिलक्टेंस की तरफ फ्लो होगा। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा लो रिलक्टेंस। और ये ट्रांसफार्मर रिलेटेड इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ही मूव करता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि लो रिलक्टेंस जिस तरफ होगा उसी तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करेगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, नो लोड टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। मतलब जो ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट होता है उसे हम किसको निकालने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन कॉपर लॉसेस, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटाइजिंग करंट, तीसरा ऑप्शन आयरन लॉसेस और चौथा ऑप्शन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका जो आंसर है आयरन लॉसेस है और इस टेस्ट को ओसीसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट भी कहते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये फिक्स टाइप का लॉसेस होता है जो कि ट्रांसफार्मर में जब हम करते हैं तो ये फिक्स्ड होता है। और जो कॉपर लॉसेस होता है वो वेरिएबल लॉसेस होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू निकाला जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होते हैं। जब भी आप इनको स्टडी करें तो इनसे रिलेटेड सारी जानकारी आप अपने दिमाग में बैठा लें ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप उसको ईजिली हैंडल करें और अपने सक्सेस के पाथ को और मजबूत बना सकें। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। मतलब जो ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का वो कितना होना चाहिए और कैसे, मतलब उसका क्या मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। जैसे तो A11 kV, दूसरा B33 kV एंड चौथा है 100 kV एंड D30 kV। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो 33 kV पर mm होता है और कहीं कहीं रहता है 30 mm। तो दैट इज़ आल्सो राइट आंसर। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये
मतलब 30 kV पर mm। जब हम हमारा अगर ट्रांसफार्मर का ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं तो 2 mm की वो 2.5 की एक रॉड को मेज़र करते हैं, तो उसके हिसाब से 60 एंड अबव हमारा BDV आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 30 kV एंड अबव। 33 दिया हुआ है तो वी टिक ऑन 33 kV। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर रिलेटेड है। सपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन मीन्स सपनर जो टेस्ट किया जाता है वो ट्रांसफार्मर में क्या निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इज टेम्परेचर, बी ऑप्शन इज ट्रे लॉसेस, सी ऑप्शन ऑल डे एफिशिएंसी और डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस टेस्ट में जो होता है हम मैक्सिमम टेम्परेचर जो फुल लोड में आता है, मतलब फुल लोड अगर हम ट्रांसफार्मर के ऊपर डालते हैं तो वो कितना गर्म होता है, उसमें कितना तक टेम्परेचर बढ़ सकता है वो निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर। और इस टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर सपनर टेस्ट की जगह बैक टू बैक टेस्ट लिखा हो तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज़, आप उसमें टेम्परेचर पे ही टिक करिएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो मेरा ये अगला क्वेश्चन है दैट इज़ द परमिशिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज़ अराउंड। मतलब जो CRGO स्टील है उसमें जो ये आपका परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 2.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3.7 एंड डी ऑप्शन इज 4.7। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर रहेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये ही स्टील हमारी ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में यूज़ की जाती है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉसेस, बी ऑप्शन हिस्टेरेसिस लॉसेस इज इक्वल टू एडी करंट लॉसेस, सी ऑप्शन है एडी करंट लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस, डी कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। तो जो इसका आंसर है दैट इज कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू आयरन लॉसेस। मीन्स जब वेरिएबल लॉसेस और फिक्स लॉसेस बराबर होंगे तभी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी रहेगी एंड दैट इज अराउंड 98% समथिंग जो मुझे याद है 98% तक होती है। तो दोस्तों जब भी मेरा एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो आसपास की नॉलेज है उसको भी रखिए, ताकि अगर क्वेश्चन उससे आसपास का भी आए तो आप उसको कर सके। जैसे कॉपर लॉसेस मैंने बताया था कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, आयरन जो ओपन सर्किट टेस्ट से होता है, सपनर टेस्ट जो, तो जब भी ऐसे और कब आपको कितने परसेंटेज होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप साथ साथ में भी ध्यान में रिमाइंड करते जाएंगे क्वेश्चंस में तो आपको इजी भी होगा और आपको एकदम से माइंड में क्लिक भी होगा कि दिस इज़ द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रांसफार्मर द टेपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन। जो टेपिंग्स होती हैं आपने देखी होगी, ऑफ लोड टेपिंग एंड ऑन लोड टेपिंग। तो टेपिंग किस तरफ दी जाती है, प्राइमरी साइड में दी जाती है, सेकेंडरी साइड में दी जाती है, या लो वोल्टेज साइड में दी जाती है, हाई वोल्टेज साइड में दी जाती है। तो दोस्तों चूंकि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों हो सकता है, तो डेफिनेटली इसका जो ये है कि आपका प्राइमरी और सेकेंडरी इससे कोई वो नहीं है। आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे ध्यान रखना है। तो हमेशा जो टैपिंग होती है वो लो वोल्टेज, मतलब हमें जिस तरफ वोल्टेज देना है, मतलब जिस तरफ हमारे फीडिंग है सप्लाई, हमें वहीं पे अपने वोल्टेज को कंट्रोल में रखना होता है। तो ये हमेशा लो वोल्टेज साइड में दी जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो लो वोल्टेज साइड में रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। ये टेस्टिंग रिलेटेड है, लेकिन अगर फिजिकली जो लोग थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं या जो प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो इसका जैसे ऑप्शंस है 0, 1 ओम, 1000 ओम एंड इन्फिनाइट। तो जैसे आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स होती हैं इसमें कोई भी फिजिकल कनेक्शंस नहीं होते हैं। तो मींस फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो इन्फिनाइट होना चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो डेफिनेटली इसमें जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ इन्फिनाइट। तो इसका आंसर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो इन्फिनाइट इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आ ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो स्लज, ऑड्योर, स्लज मीन्स हल्का कीचड़, ऐसा नहीं कि पूरा ये स्लज से भरा हो। ऑड्योर मतलब उसमें जो बैड स्मेल आती है,
मॉइस्चर गैसेस, तो गैसेस तो रहती ही हैं। मॉइस्चर फ्री मतलब आप जब इसमें देखेंगे अगर मॉइस्चर है तो इसका जो वीडीबी हम चेक करते हैं वीडीबी वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रख लीजिएगा कि मॉइस्चर फ्री होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी एंड इट इज़ अ मॉइस्चर। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इफ के ऑफ आ ट्रांसफार्मर इज लेस देन 1 देन द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी ए एन। क्या होगा, मतलब अगर के की वैल्यू 1 से कम है तो वो स्टेप डाउन होगा, स्टेप अप होगा, ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। तो डेफिनेटली इसका जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसका जब आप रेशियो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का तो उसमें आ जाएगा N1/AN2 इज इक्वल टू V1/V2 ऐसा। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसमें क्यों लिखा हुआ है। तो ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है वो डीसी मोटर्स के ऊपर है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द फ्रेम ऑफ डीसी मोटर, मतलब डीसी मोटर की जो फ्रेम होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो फर्स्ट है पोलसू, दूसरा योक, तीसरा साफ्ट एंड चौथा कम्यूटेटर। तो इसका राइट आंसर है योक। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सिंस रेजिस्टेंस, हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंस रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय आ। ये एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन किए गए हैं, बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम में क्वेश्चंस किए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, मतलब ग्राफिकली इसको कैसे बनाया जाता है या दिखाया जाता है, तो इट्स एज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन है, ये आप ध्यान रख लीजिए। अपना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बैटरी इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। जो पावर स्टेशन होते हैं या सब स्टेशन होते हैं उसमें किस टाइप की बैटरी यूज़ होती है अपना बैटरी बैंक के तौर पे। तो आप पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम आयरन, दूसरा है लेड एसिड टाइप की, तीसरी है जिंक कार्बन टाइप की, चौथी है निकल कैडमियम। तो मैक्सिमम जगह पे जो होती है वो लेड एसिड टाइप की बैटरी को यूज़ करते हैं हम सब स्टेशंस में एज ए बैटरी बैंक, मतलब डिफरेंट इसमें कनेक्शंस रहते हैं वो करके एंड एक बैटरी बैंक बनाया जाता है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपने इसमें डाला हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको सारी पिक्चर्स और सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन एक फेज सीक्वेंस के बारे में है। आ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेट्स क्लॉकवाइज फॉर आ फेज सीक्वेंस ऑफ RYV। मतलब एक सीक्वेंस मीटर होता है, फेज सीक्वेंस हम चेक करते हैं कि जो हमारे फेज सीक्वेंस है वो किस तरीके का है। तो अगर वो RY पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इफ़ द फेज सीक्वेंस इज चेंज टू BRY इट विल, मतलब वो कैसे घूमेगा। तो फर्स्ट नॉट रोटेट, दूसरा रोटेट क्लॉकवाइज, तीसरा रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और चौथा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें रोटेट क्लॉकवाइज आएगा क्योंकि इसमें फेस चेंज नहीं किया है उसने। मतलब जैसे अगर हम RYB को YRB कर दें, YR मतलब Y के बाद एकदम R आ जाए तो हमारा ये रोटेट एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। बट चूंकि इसने जस्ट इसको घुमा दिया है, मतलब इसने बी को पहले रख दिया, बी के बाद आर ही आना है तो BRY कर दिया। मतलब इसने फेस सीक्वेंस को चेंज नहीं किया, केवल वर्डिंग को चेंज कर दिया, RYB की जगह BRY कर दिया है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसको जल्दबाजी में एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो आप इसको हमेशा एक घड़ी की तरह बनाएं RYV, और जो सीक्वेंस आपका आना आर के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद बी आ रहा है, तो अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दें। अगर वैसा ही सीक्वेंस आ रहा है, जैसे आप देखिए इसमें आर के बाद वाई आना चाहिए, पहले में वाई के बाद बी आया, दूसरा जो ऑप्शन दिया उसमें भी वही बी के बाद आर ही आ रहा है और आर के बाद वाई ही आ रहा है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, पहले क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अभी भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरीके के कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है, तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रांसफॉर्मर एक्ट एज ए। ट्रांसफॉर्मर किस तरीके से काम करता है, एज ए बूस्टर, एज ए इंडिकेटर इंडक्टर, एज ए कैपेसिटर, एज ए रजिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बूस्टर। तो
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज अ डिजिटल मल्टीमीटर कंसिस्ट? एक डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन जैसे एन अल्टरनेटर, आर रेक्टिफायर एंड अ फिल्टर। दूसरा ऑप्शन ए पी एल एल एंड अ काउंटर। तीसरा जो ऑप्शन है ए कंपैरेटर एंड अ पल्स जनरेटर। और चौथा एन अल्टरनेट एंड ए डी सी आर डिस्प्ले एंड अ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो जैसे आप जानते हैं डिजिटल मल्टीमीटर जिसने देखा होगा, तो आप ऊपर में सभी में देखिए इसमें डिस्प्ले कहीं नहीं दिया है, अल्टरनेटर सब में दिया हुआ है। तो एक हमेशा ध्यान रखिए कि एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है, डिस्प्ले होता है, अल्टरनेटर एंड ए डी सी भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है एन अल्टरनेटर एंड ए डी सी आर डिस्प्ले एंड अ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये अपना इसका वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हों जो ये इस चैनल्स को देख रहे हो, कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करिएगा। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आया हो उस कृपया डिसलाइक करिएगा। और जिन लोगों को कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डेफिनेटली अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा मैं अपनी जो भी वीडियोस अगले बनाऊँ उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करूँ। और दोस्तों अगले बार से जब भी मैं ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर या मैं एमसीक्यूज डालूंगा वो टॉपिक वाइज डालूंगा। मीन्स जैसे आज के टॉपिक में मिक्स किया हुआ है, मैं डेफिनेटली उसको सेग्रीगेट करूंगा नेक्स्ट टाइम। जैसे इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर डालूंगा, ट्रैक्शन है तो ट्रैक्शन रिलेटेड ही डालूंगा, ट्रांसफॉर्म है तो ट्रांसफॉर्म रिलेटेड ही। तो ये टॉपिक वाइज कम से कम आपके एक एमसीक्यूज अगली बार से आपको मिलेंगे। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। ओके दोस्तों, आप लोगों को अगेन मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आप अपने घर में सभी सुरक्षित रहें, अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें, अपने जो भी आपको डेवलपमेंट अपने लाइफ में चाहिए उसके बारे में अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।